अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। चले आए हम अपने लेक्चर नंबर 3 का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है या आज की जो हमारी वीडियो है वो हमारी लास्ट लेक्चर या लास्ट वीडियो की ही कंटिन्यूटी है, यानी कि लेक्चर नंबर 3 का पार्ट 2। 6 नंबर पर स्टूडेंट हमारे पास आता है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस से मुराद जो कॉन्ट्रैक्ट हम करने जा रहे हैं उसे परफॉर्म करना पॉसिबल हो। ऐसा ना हो हम किसी इम्पॉसिबल एक्ट के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट फिर वैलिड नहीं, वॉइड होगा, क्योंकि जब वो परफॉर्म ही नहीं किया जा सकता तो उस कॉन्ट्रैक्ट की कानूनन हैसियत ही क्या है। अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए जिसे परफॉर्म किया जा सके। एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट इज वॉइड। वो एग्रीमेंट जो कि किसी इम्पॉसिबल एक्ट के लिए किया जाएगा, नामुमकिन काम के लिए किया जाएगा, वो वॉइड कहलाएगा। वैलिड कौन सा कहलाएगा? जो कि किसी पॉसिबल काम के लिए, पॉसिबल एक्ट के लिए किया जाए। If the act is legally or physically impossible to perform, the agreement cannot be enforced by law. अगर वो एक्ट जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वो लीगली, कानूनी तौर पर या फिर फिजिकली तौर पर इम्पॉसिबल हो परफॉर्म करना, तो वो एग्रीमेंट इन्फोर्स नहीं किया जा सकता लॉ में। इन्फोर्स बाय लॉ, उसे इन्फोर्स नहीं किया जा सकता कोर्ट ऑफ लॉ में। तो यानी कि पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस में हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कहलाएंगे वो कहलाएंगे जिसमें पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस मौजूद है, जिसमें वो एक्ट मौजूद हैं जो कि परफॉर्म किए जा सकते हैं। और वो एक्ट जो कि इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है, अगर वो एक्ट कॉन्ट्रैक्ट में है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड समझे जाएंगे। अब वो इम्पॉसिबल एक्ट्स कौन से हैं? फॉर एग्जांपल, आसमान से तारे तोड़कर ले आना। अगर आपसे कोई कहे कि मैं आसमान से तारे तोड़कर ले आऊंगा, आप मुझे 2 लाख रुपए दे दें, तो क्या ये पॉसिबल है? खजाना लाकर दे देना, कोई कहे कि जी मैं आपको खजाना लाकर दे दूंगा जादू से, तो क्या ये पॉसिबल है? ये सारे इम्पॉसिबल एक्ट्स हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो भी इम्पॉसिबल एक्ट्स हैं अगर उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा तो वो वॉइड कहलाएगा। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना ज़रूरी है। एग्जाम्पल हमने ली, ए एग्रीज टू बी। ए ने एग्री किया बी से टू पुट लाइफ इनटू बीज डेड ब्रदर, कि वो बी के मरे हुए भाई में जान डाल देगा। ऐसा क्या पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए दी एग्रीमेंट इज वॉइड। जो एग्रीमेंट ए और बी के दरमियान हुआ कि ए ने कहा कि मैं बी के भाई में जो कि डेड है, जो जिसका इंतकाल हो चुका है, उसे दोबारा ज़िंदगी दे दूंगा, उसमें दोबारा जान डाल दूंगा, तो भाई ये तो इम्पॉसिबल है। एज इट इज़ इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, ये इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है, इसीलिए ये एक वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा। हमारी 7th हेडिंग या फिर एसेंशियल एलिमेंट का नंबर 7 जो है स्टूडेंट, कंसेंसस एट एडम। कंसेंसस एट एडम अगेन फिर ये एक लैटिन फ्रेज है, लैटिन लैंग्वेज का फ्रेज है। क्या मायने हुए इसके कंसेंसस एट एडम के? आइडेंटिटी ऑफ माइंड या फिर मीटिंग ऑफ माइंड्स। आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स या फिर मीटिंग्स ऑफ माइंड्स,
जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने जा रही हैं उनका आइडेंटिटी ऑफ माइंड या मीटिंग ऑफ माइंड्स होना ज़रूरी है, यानी दोनों एक ही तरह से सोच रहे हो। अगर दोनों अलग अलग सोच रहे हैं तो फिर कंसेंसस एडम आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स मीटिंग ऑफ माइंड्स मौजूद नहीं है। The parties to an agreement must have the mutual consent. जो पार्टीज एग्रीमेंट कर रही हैं, जो फरीक एग्रीमेंट में शामिल हैं, उनमें म्यूचुअल कंसेंट होना ज़रूरी है। म्यूचुअल कंसेंट का क्या मतलब? दे मस्ट एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम। ये तीन चीज़ें हैं कि पार्टीज सेम थिंग के बारे में सोच रही हो, सेम सेंस में सोच रही हो और सेम टाइम पर सोच रही हो। दिस मीन्स दैट देयर मस्ट बी कंसेंसस एट एडम, यानी कि ज़रूर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद होना चाहिए कंसेंसस एट एडम, यानी पार्टीज का आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स या मीटिंग ऑफ माइंड्स, यानी कि पार्टीज should think number one about the same thing, number two in the same sense, number three at the same time। कंसेंसस एट आइडम के लिए ये तीन चीज होना जरूरी है। पार्टी शुड थिंक अबाउट द सेम थिंग इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम। चले स्टूडेंट, अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। ए ऑन्स टू हॉर्सेस नेम्ड जूली एंड रोज, यानी ये जो ए है ये ऑनर है टू हॉर्सेस का, दो घोड़ों का ये मालिक है। एक घोड़े का नाम है जूली और दूसरे का नाम है रोज। इज सेलिंग हॉर्स जूली टू बी। अब जो ए है जो कि दो घोड़ों का मालिक है, दो हॉर्सेस का मालिक है, जूली एंड रोज, वो बेचना चाह रहे हैं अपना एक घोड़ा, अपना एक हॉर्स जिसका नाम है जूली, बी को। बी थिंक ही इज परचेजिंग रोज। बी थिंक्स ही इज परचेजिंग रोज। और जो बी है, जो बी फरीक है, वो ये सोच रहा है कि वो रोज जो हॉर्स है उसे खरीद रहा है, जबकि एक जो सेल करना चाह रहा है वो जूली को करना चाह रहा है, और बी जो समझ रहा है कि मैं किस हॉर्स को परचेज कर रहा हूँ वो रोज को परचेज कर रहा है, यानी दोनों के आइडेंटिटी ऑफ माइंड लैक कर रहे हैं, मीटिंग ऑफ माइंड लैक कर रही है। देयर इज नो कंसेंसस एट आइडम सो नो कॉन्ट्रैक्ट। याद रखें, जब कंसेंसस एट आइडम नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकता। बहुत ज़रूरी है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसेंसस एट आइडम। तो नो कंसेंसस एट आइडम, नो कॉन्ट्रैक्ट। इसी की एक मिसाल आप ये भी ले सकते हैं कि किसी एक शख्स के पास 5 कार्स हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स की। अब वो अपनी एक कार फॉर एग्जांपल होंडा सिटी बेचना चाह रहे हैं किसी दूसरे शख्स को। जो दूसरा शख्स है वो ये समझ रहा है, उसे उन्होंने ऑफर दी कि क्या आप मेरी कार खरीदेंगे। अब ये अपनी होंडा कार बेचना चाह रहे हैं, लेकिन जो सामने वाला है वो समझ रहा है कि ये अपनी आल्टो कार बेचने की बात कर रहे हैं।
तो उन्होंने कहा जी मैं आपकी कार खरीदूंगा, तो दोनों, लेकिन कार की ऑफर और एक्सेप्टेंस तो हो रही है, लेकिन एक ही चीज के बारे में नहीं सोचा जा रहा, यानी कि आइडेंटिटी ऑफ माइंड या मीटिंग ऑफ माइंड मौजूद नहीं है। दोनों अलग अलग सिमत में सोच रहे हैं। एक जो फरीक है जिसके जो कि मालिक है 5 कार मुख्तलिफ ब्रांड्स की कार का, वो होंडा सिटी बेचना चाह रहा है, लेकिन जो दूसरा बंदा है जो खरीदना चाह रहा है वो समझ रहा है कि मैं इनसे जो कार खरीदने की बात कर रहा हूँ वो ऑल्टो की कर रहा हूँ। ये तो आपके लिए एग्जाम्पल दिए हैं, प्रैक्टिकली तो इतना बड़ा ब्लेंडर पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये एग्जाम्पल्स आपको बनाकर दी गई हैं। लेकिन इसी तरह की चीज़ें हो भी सकती हैं, तो क्लियर होनी चाहिए हर चीज़, और उस क्लियरिटी के लिए कंसेंसस एट आइटम होना ज़रूरी है, जिसमें पार्टी शुड थिंक नंबर 1 अबाउट द सेम थिंग, नंबर 2 इन द सेम सेंस, नंबर 3 एट द सेम टाइम। चलें स्टूडेंट, अब इसके बाद वाली हेडिंग सीखते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो चलें अब हम चलते हैं अपनी हेडिंग नंबर 8 की तरफ, जो कि क्या है, एग्रीमेंट्स नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड का मतलब है जो हम एग्रीमेंट करने जा रहे हैं वो उनमें से कोई भी एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए जिनको लॉ ने पहले ही मना कर दिया है कि अगर इनमें से कोई एग्रीमेंट होगा तो फिर वो एग्रीमेंट वॉइड होगा, वैलिड नहीं होगा, यानी उस एग्रीमेंट को माना नहीं जाएगा कोर्ट ऑफ लॉ में। अब वो एग्रीमेंट्स कौन कौन से हैं, चले आए देखते हैं। The agreement must not be one of those agreements। एग्रीमेंट जो हम करने जा रहे हैं वो इन एग्रीमेंट्स में से नहीं होना चाहिए। विच हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड बाय लॉ, जिन्हें के लॉ ने पहले ही वाइड कालादम करार दे दिया है, जिन्हें लॉ ने पहले ही डिक्लेयर्ड वाइड कर दिया है, उनमें से कोई एक एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का मतलब अगर आप किसी को कारोबार करने से रोकने के लिए कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वो एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा, वॉइड होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, वो एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा, क्योंकि किसी को भी आप कारोबार करने से नहीं रोक सकते। एंड वेजर, वेजर मतलब बेटिंग के एग्रीमेंट्स, यानी कि वेजरिंग, बेट यानी कि जो लोग सट्टा लगाते हैं और शर्तें लगाते हैं, वो एग्रीमेंट्स भी वैलिड नहीं माने जाएंगे। इसी तरह से अगर रिस्ट्रेंट टू मैरिज या रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, यानी किसी को शादी से रोकने का अगर एग्रीमेंट होगा तो वो भी एग्रीमेंट जायज़ नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा, वाइड होगा। तो आप बेफिक्र रहें, सब आप में से किसी को भी कोई शादी करने से नहीं रोक सकता, क्योंकि कानून इसकी इजाज़त नहीं देता कि कोई भी किसी से ऐसा एग्रीमेंट करे कि उसे शादी से रोका जाए। तो सब कानूनन हक रखते हैं कि वो शादी कर सकें। The agreement must not be one of those agreement which have been expressly declared void by the law। तो जो हम एग्रीमेंट कर रहे हैं वो उन एग्रीमेंट्स में से एक एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए जिन्हें के लॉ ने पहले ही void डिक्लेयर्ड करार दे दिया है। उन वो कौन कौन से हैं, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, किसी को कारोबार करने से रोकने के लिए एग्रीमेंट, एंड वेजर और बेटिंग या फिर सट्टेबाजी का कोई एग्रीमेंट हो, एटसेट्रा। और भी ये हमें लॉ में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक लिस्ट दी गई है जिसमें के जितने भी वाइड एग्रीमेंट्स हैं उन सबको इन लिस्ट किया गया है, वो हम आगे चलकर सारी लिस्ट देखेंगे। आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड, ये जो एग्रीमेंट्स हैं ये लॉ ने वाइड करार दिए हैं। एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट। एग्जाम्पल नंबर 1, ए प्रोमिसेस टू क्लोज हिज बिजनेस ऑन द प्रॉमिस ऑफ बी। ए ने बी से प्रॉमिस किया कि भाई मैं अपना कारोबार बंद कर दूंगा, टू पे हिम ₹2 लाख, और बी ने वादा किया बदले में मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा। यानी एग्रीमेंट क्या हो रहा है कि ए अपना कारोबार बंद कर देगा और बी उसे 2 लाख रुपए देगा। किसी को भी हम कारोबार चलाने से नहीं रोक सकते। रिस्ट्रेंट टू ट्रेड कोई भी एग्रीमेंट होगा वो वॉइड करार दिया जाएगा। तो इसका मतलब है is a void agreement because it is in
रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। ये रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है, किसी को कारोबार करने से रोकने के लिए एग्रीमेंट किया गया है, तो ये वॉइड एग्रीमेंट है। एग्जाम्पल नंबर 2, एक्स प्रोमिसेस टू पे ₹2000 टू वाई। एक्स ने वादा किया वाई से कि मैं आपको 2000 रुपये दूंगा। इफ पाकिस्तान विन दी वर्ल्ड कप फाइनल, अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप का फाइनल जीत जाता है तो 2000 रुपये एक्स वाई को अदा करेंगे। दी एग्रीमेंट इज वाइड बीइंग अ वेजरिंग एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट भी वाइड कहलाएगा क्योंकि ये एक वेजरिंग एग्रीमेंट, ये एक सट्टेबाजी का एग्रीमेंट है, बेटिंग लगाने का, शर्त लगाने का एग्रीमेंट है, और ये एग्रीमेंट भी लॉ ने डिक्लेयर्ड वाइड किया है कि ये वाइड एग्रीमेंट है। नेक्स्ट नंबर 9, फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट से आप मुराद क्या समझते हैं स्टूडेंट्स? कंसेंट तो मतलब किसी की रजामंदी, किसी भी पार्टी की रजामंदी। फ्री कंसेंट आज़ाद रजामंदी, मतलब विदाउट एनी प्रेशर। जो भी कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज इंटर कर रही हैं उनकी कंसेंट फ्री होनी चाहिए, मतलब विदाउट एनी प्रेशर होनी चाहिए। फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इट इज एसेंशियल दैट द कंसेंट ऑफ पार्टीज मस्ट बी फ्री। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि पार्टीज़ जो कि इंटर कर रही हैं कॉन्ट्रैक्ट में उनकी कंसेंट फ्री हो, यानी विदाउट एनी प्रेशर हो। कंसेंट इज फ्री व्हेन इट इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय कोर्शन। कंसेंट हमेशा फ्री मानी जाएगी, विदाउट एनी प्रेशर मानी जाएगी, जबकि वो ना ली जाए, यानी जो कंसेंट किसी भी पार्टी की अगर वो ना हासिल की जाए कॉर्शन के ज़रिए। नंबर 2, अनड्यू इन्फ्लुएंस के ज़रिए ना हासिल की जाए। नंबर 3, फ्रॉड के ज़रिए ना हासिल की जाए। नंबर 4, मिस रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए ना हासिल की गई हो कंसेंट। एंड नंबर 5, मिस्टेक के ज़रिए ना हासिल की गई हो। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो कंसेंट फ्री मानी जाएगी। कॉर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। इफ़ कंसेंट ऑफ आइदर ऑफ अ पार्टीज इज़ नॉट फ्री, अगर कंसेंट किसी भी एक पार्टी की भी फ्री नहीं हुई, द एग्रीमेंट कैन नॉट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने वाली किसी एक पार्टी की भी कंसेंट फ्री ना हुई तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। यानी कि नो फ्री कंसेंट नो कॉन्ट्रैक्ट। इंतहाई ज़रूरी है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए पार्टीज़ की कंसेंट का फ्री होना। यानी इन दी फॉलोइंग केसेस फ्री कंसेंट इज नॉट प्रेजेंट। कौन कौन सी कंडीशंस हैं, वो केसेस हैं वो जिनमें फ्री कंसेंट मौजूद नहीं होगी। नंबर 1, कॉर्शन। कॉर्शन कॉर्शन क्या चीज़ है? किसी को डरा धमका के या फिर मारपीट करके अगर किसी से कंसेंट ली जाए। जैसे मिसाल के तौर पर कोई आदमी किसी का घर ख़रीदना चाहता है और वो उसे डरा धमका के या उसे मार पीट कर कॉन्ट्रैक्ट करके उससे घर ख़रीद ले तो वो कॉर्शन कहलाएगा। नंबर 2, वो कौन सी कंडीशन या केस है जिसमें फ्री कंसेंट प्रेजेंट नहीं होगी, फ्री कंसेंट मौजूद नहीं होगी? अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस के मायने हैं किसी के ऊपर असरअंदाज होकर आप उसकी कंसेंट हासिल नहीं कर सकते। असरअंदाज होने का मतलब आपसे उसका कोई ताल्लुक़ है और आप अपने उस ताल्लुक़ का फ़ायदा उठाते वक्त उस पर उसकी मर्ज़ी पर असरअंदाज हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर
जिस तरह पीरी फ़कीरी, अगर पीर साहब अपने किसी मुरीद को ये कहें कि अगर तुमने अपना ये वाला प्लॉट मेरे नाम नहीं किया तो इन फ्यूचर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो सकता है, तो मुरीद तो डर कर अपना प्लॉट पीर साहब के नाम कर देगा। तो ये क्या हुआ कि पीर साहब ने अपने ताल्लुकात का गलत फ़ायदा उठाकर मुरीद के ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस किया, यानी कि वो मुरीद अपने मुरीद के ऊपर असरअंदाज हुए हैं। इसी तरह से मिसाल के तौर पर कोई टीचर है, अगर वो स्टूडेंट से ये कहे कि भाई मैं तो तुम्हारे पेपर चेक कर रहा हूँ, अब सोच लो अगर तुमने मुझे नया मोबाइल नहीं ला कर दिया तो तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, तो वो स्टूडेंट क्या करेगा, स्टूडेंट मोबाइल लाकर देगा ताकि उसके पेपर में मार्क्स अच्छे आ जाएं। तो ये टीचर ने अनड्यू इन्फ्लुएंस किया स्टूडेंट पर। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब किसी के ऊपर असरअंदाज होना। नंबर 3, फ्रॉड। फ्रॉड यानी कि आप किसी को धोखाधड़ी करके उसकी कंसेंट हासिल नहीं कर सकते। फ्रॉड की सूरत में भी फ्री कंसेंट प्रेजेंट नहीं होगी। इसी तरह से नंबर 4 क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन के मायने हैं कि आप फैक्ट्स को छुपा कर गलत बयानी करके गलत फैक्ट्स पेश करके किसी की कंसेंट हासिल कर रहे हो, यानी कि जो सही फैक्ट्स हैं उन्हें आप छुपा रहे हो और उन्हें बदल कर गलत फैक्ट्स बताकर गलत बयानी करके आप किसी की कंसेंट हासिल कर रहे हैं, तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा, वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि फ्री कंसेंट नहीं होगी। मिस रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए किसी पार्टी की कंसेंट हासिल की गई होगी। नंबर 5 है मिस्टेक, गलती। अगर मिस्टेक के ज़रिए भी फ्री कंसेंट हासिल की गई है किसी पार्टी की, तो भी बनाया गया कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा, वैलिड नहीं कहलाएगा। मिस्टेक दोनों पार्टीज़ की भी हो सकती हैं, किसी एक पार्टी से भी हो सकती है मिस्टेक मतलब गलती। इन सब की डिटेल भी हम फ्री कंसेंट का एक पूरा कंप्लीट चैप्टर देखेंगे दोस्तों, उसमें हम सारी चीज़ों को इन डिटेल देखेंगे। अभी सिर्फ ये याद रख लें कि इन तमाम केसेस में किसी भी पार्टी की कंसेंट ली जाए तो वो फ्री कंसेंट नहीं कहलाएगी। नंबर 1 कोरिशन, नंबर 2 अनड्यू इन्फ्लुएंस, नंबर 3 फ्रॉड, नंबर 4 मिस रिप्रेजेंटेशन एंड नंबर 5 मिस्टेक। अब इसकी एग्जाम्पल, ए कंपेल्स बी टू enter in a contract, A compels B to enter into a contract at gunpoint। A ने B को मजबूर किया कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होने के लिए गन पॉइंट पर। मिसाल के तौर पर A ने B के ऊपर गन तान दी और कहा कि अपना मकान मुझे दे दो, जबकि उसकी असल कीमत है 5 लाख रुपए, लेकिन उन्होंने बोला ये मुझे 1 लाख रुपए में दे दो। तो अब जो बी से कंसेंट ली गई ए के ज़रिए वो फ्री तो नहीं हुई, क्योंकि वो तो उसके ऊपर कॉर्शन करके गन पॉइंट रख कर हासिल की गई। इट इज़ नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एज द कंसेंट ऑफ बी इज़ नॉट फ्री, बी की कंसेंट फ्री नहीं है, क्योंकि उसको गन पॉइंट पर उससे उसकी कंसेंट ली गई है। तो स्टूडेंट ये हमारे 9 एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गए। अब इसके बाद वाले हम देखते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट नंबर 10। नंबर 10 है सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स। सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स के मायने हैं जो भी हम एग्रीमेंट करने जा रहे हैं उसमें की गई टर्म्स एंड कंडीशन बिल्कुल क्लियर हो, कंफ्यूजिंग ना हो। अगर कंफ्यूजिंग है, अनक्लियर हैं, तो फिर पार्टीज़ में आपस में बाइंडिंग नहीं होगी, लीगल ऑब्लिगेशंस कायम नहीं हो पाएंगे। तो जो भी एग्रीमेंट किया जा रहा है वो बिल्कुल क्लियर हो, उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो वेग ना हो, मतलब मुबहिम ना हो, जिनको समझने में परेशानी ना हो, अनक्लियर ना हो, अनसर्टन ना हो। क्या लिखा है हमने एक्सप्लेनेशन में, द मीनिंग ऑफ एन एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन और शुड बी capable of being made certain
मतलब क्या हुआ इसका कि एक एग्रीमेंट के जो मायने हैं, जो उसका मकसद है, जो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो क्लियर हो, सर्टेन हो और समझने में उनको आसानी हो। If the terms of the agreement are vague, अगर वो मुबहिम है, वेग के मायने अनक्लियर, अनसर्टन, कंफ्यूजिंग और अनसर्टन, it shall lead to no binding obligation for parties, फिर वो पार्टीज में लीगल बाइंडिंग नहीं कर पाएंगी। एग्जाम्पल क्या है इसकी? A agrees to sell 5 tons of coconut oil to B. A जो है वो तैयार हो गए बेचने के लिए 5 टन्स कोकोनट ऑयल। वट एवर प्राइस बी में पे, अब क्या हुआ, भले कुछ भी उसकी प्राइस बी पे करे, प्राइस मेंशन ही नहीं की गई एग्रीमेंट में, बस ये एग्रीमेंट में मेंशन किया गया कि ए जो है वो बेचेंगे, वो देंगे 5 टन्स कोकोनट ऑयल बी को, वो बी जो उसके बदले प्राइस देंगे जो कि ए के लिए कंसिडरेशन है, वो मेंशन ही नहीं की गई। द एग्रीमेंट इज वाइड, ये एग्रीमेंट तो वाइड हो जाएगा ड्यू टू अनसर्टेनिटी, मतलब उसमें प्राइस नहीं है, प्राइस की अनसर्टेनिटी की वजह से वो एग्रीमेंट वाइड कहलाएगा। लास्ट नंबर 11, लीगल फॉर्मेलिटीज। याद है स्टूडेंट, जो हमने सेक्शन 10 में चीजें पढ़ी थी उनमें हमने एंड में पढ़ा था इफ नेसेसरी, व्हेन नेसेसरी, जहां पर जरूरत होगी, जब जरूरत होगी, तो कॉन्ट्रैक्ट का, एग्रीमेंट का इन राइटिंग अटेस्टेशन और रजिस्ट्रेशन भी होना जरूरी है। तो ये उसी से रिलेटेड है लास्ट हेडिंग हमारी, लीगल फॉर्मेलिटीज। द एग्रीमेंट में बी ओरल, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और इन राइटिंग, और राइटिंग में भी हो सकता है, यानी तहरीरी भी हो सकता है और जबानी भी हो सकता है। एग्रीमेंट आप जबानी भी कर सकते हैं और तहरीरी भी कर सकते हैं, ओरल भी कर सकते हैं और रिटन भी कर सकते हैं। कानून आपको ओरल एग्रीमेंट की भी इजाज़त देता है, मगर प्रिफेयर किया जाता है कि इन राइटिंग एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट को किया जाए, क्योंकि वो कोर्ट में, कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव करना उसे आसान हो जाता है। It is preferable that the contract be in writing because it is easy to prove in court. जब आप इन राइटिंग करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को तो उसको प्रूव करना कोर्ट में आसान होगा, इसीलिए ये प्रिफेयर किया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट को इन राइटिंग लाया जाए। When the agreement is in writing, जब कोई भी एग्रीमेंट रिटन होगा, it must comply with all legal formalities, जब भी रिटन में होगा एग्रीमेंट तो उसमें लीगल फॉर्मेलिटीज का पूरा उतरना जरूरी है। वो क्या है? एज टू अटेस्टेशन, रजिस्ट्रेशन, अगर विटनेस की जरूरत है किसी एग्रीमेंट में, गवाहों की जरूरत है, तो उन विटनेसेस के साइन भी होने चाहिए। तो ये सारी चीजें लीगल फॉर्मेलिटीज में आती हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट की अटेस्टेशन, रजिस्ट्रेशन, विटनेस के साइन, ये तमाम चीजें होनी चाहिए। और स्पेशली जो आप अपना प्रॉपर्टी सेल परचेज करने के लिए एग्रीमेंट करते हैं, उसमें इन लीगल फॉर्मेलिटीज का होना, यानी इन राइटिंग, अटेस्टेशन, रजिस्ट्रेशन, ये सब चीज़ें बहुत इंतहाई ज़रूरी हैं जो आप प्रॉपर्टी सेल एंड परचेज करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। चलें स्टूडेंट, अब क्विकली इन सबको हम रिपीट करते हैं, जो भी हमने ये सारे एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देखे हैं। तो स्टूडेंट, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले तो हमने देखा कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बनने के लिए सबसे पहली चीज़ ऑफर और एक्सेप्टेंस, एक लॉफुल ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस का होना इंतहाई ज़रूरी है। फिर हमने देखा कि पार्टीज़ के दरमियान लीगल ऑब्लिगेशन यानी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का होना ज़रूरी है। फिर हमने देखा कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट का होना भी ज़रूरी है।
दोनों चीज़ों का लॉफुल होना कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट का ज़रूरी है। फिर हमने देखा कंसेंसस एड आइडम, यानी कि पार्टीज का मीटिंग ऑफ माइंड्स या आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स होना ज़रूरी है। पार्टीज शुड थिंक अबाउट द सेम थिंग इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम। इसके बाद हमने देखा पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, जो हम कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, उसमें जो एक्ट है वो पॉसिबल हो, उसकी परफॉर्मेंस पॉसिबल हो। इम्पॉसिबल एक्ट्स वाले जो हमारे एग्रीमेंट हैं वो वाइड कहलाएंगे, ना कि वैलिड। फिर हमने देखा कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने जा रही हैं उनमें कॉम्पिटेंसी कैपेसिटी का होना ज़रूरी है। जो पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? मेजर होना ज़रूरी है पार्टीज़ का, साउंड माइंड होना ज़रूरी है, एंड नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ होने चाहिए वो लोग। और जो लोग कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं कर सकते वो कौन कौन से हैं? माइनर, अनसाउंड माइंड एंड डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ लोग जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं कर सकते। उसके बाद हमने देखा एग्रीमेंट्स नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड, यानी कि जो हम एग्रीमेंट करने जा रहे हैं उनका ताल्लुक उन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट से नहीं होना चाहिए जिन्हें लॉ ने पहले ही वाइड करार दे दिया है। उनमें से चंद हमने देखे थे, जो क्या थे कि किसी को कारोबार करने से रोकने के लिए आपका एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि रिस्ट्रेंट टू ट्रेड नहीं होना चाहिए, और वेजरिंग का कोई भी, बेटिंग का कोई भी एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमने देखा था फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज होना चाहिए। आप किसी की कंसेंट थ्रो इन चीज़ों से हासिल कर रहे हैं जो कि क्या थी? कॉर्शन, नंबर 2 अनड्यू इन्फ्लुएंस, नंबर 3 मिस रिप्रेजेंटेशन, नंबर 4 फ्रॉड एंड लास्ट मिस्टेक। अगर आप इन 5 में से किसी भी तरह से किसी की कंसेंट हासिल कर रहे हैं तो वो फ्री नहीं कहलाएगी। इन 5 चीज़ों को नहीं मौजूद होना चाहिए अगर आप किसी की फ्री कंसेंट हासिल कर रहे हैं। फिर हमने देखा कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सर्टेन होने चाहिए, यानी सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स होनी चाहिए। और इन दी एंड हमने लास्ट कौन सा देखा स्टूडेंट्स? लास्ट हमने देखा कि लीगल फॉर्मेलिटीज़ का राइटिंग में जब हो आपका कॉन्ट्रैक्ट तो अटेस्टेशन, रजिस्ट्रेशन, विटनेस के साइंस, ये सारी चीज़ें मौजूद होना चाहिए। अब लास्ट में स्टूडेंट हम ज़रा ये देख लेते हैं कि हमारे पास्ट एग्ज़ाम पेपर में एग्जामिनर इस क्वेश्चन को हमें किस किस तरह से पूछ सकता है, किस किस तरह घुमाकर हमें एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन दे सकता है एग्जामिनर। इन दी एंड स्टूडेंट्स अब ये देख लेते हैं कि इस टॉपिक को एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एग्जामिनर पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस में हमसे किस किस तरह पूछ चुका है। आप अपने पास्ट एग्जाम पेपर कराची यूनिवर्सिटी के देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको इन सूरतों में आया हुआ मिलेगा। नंबर 1 वो आपसे पूछ सकता है व्हेन एन एग्रीमेंट बिकम अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट, कब एक एग्रीमेंट एक कानूनी कॉन्ट्रैक्ट बनता है, एक्सप्लेन करें। इसका आंसर यही है कि आपको एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट लिख देने हैं जिसकी वजह से एक एग्रीमेंट एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। सेकंड, इस क्वेश्चन को वो इस तरह से सिंपली पूछेगा आपसे डिस्क्राइब द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो आपने एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट से अपना आंसर दे देना है। नंबर 3 वो आपसे पूछेगा ऑल एग्रीमेंट्स इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, यानी कि उसने आपको कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी है आर कॉन्ट्रैक्ट, ऑल एग्रीमेंट्स इन्फोर्सिबल बाय लॉ आर कॉन्ट्रैक्ट कमिंग, कि तमाम एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिबल हों बाय लॉ वो कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो भाई इन्फोर्सिबिलिटी आती कहाँ से? एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट से आती है, तो इसका जवाब में भी आप यही लिखेंगे एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 4 डिस्क्राइब द एसेंशियल कंडीशंस नेसेसरी टू कंस्टिट्यूट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कौन कौन से ज़रूरी कंडीशंस हैं वो बता दें, तो वो यही है एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और फिर वो आपसे इस तरह भी पूछ सकता है कि ये स्टेटमेंट आपको दे देगा, क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने लिखा है, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, तमाम एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, पर तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट होते हैं। डिस्कस द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को डिस्कस करें, एक्सप्लेनिंग एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्लेन करते हुए। तो यानी कि
अब आप इस सवाल के जवाब में भी एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एग्जामिनर को लिखकर दे देंगे। आई होप स्टूडेंट ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने इस पर बहुत मेहनत की आपको बहुत अच्छे से समझाने के लिए। इंशाल्लाह स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए स्टूडेंट अल्लाह हाफिज़।